गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रातला वाराणसी में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम सभी लोग क्लास 12th में सर्वप्रथम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर का पहला टॉपिक होगा नरेशन। तो आइए जानते हैं नरेशन किसे कहते हैं। आप सभी सर्वप्रथम कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए ताकि जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट समझ में आए आप उसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन को हम हिंदी में कथन कहते हैं। अगर इसकी इंग्लिश डेफिनेशन जानी जाए तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस इट्स फुल सेंस इज कॉल्ड नरेशन। मीन्स अ ग्रुप एक समूह ऑफ वर्ड शब्दों का एक समूह विच जो एक्सप्रेस प्रकट करता हो इट्स फुल सेंस अपना पूर्ण भाव प्रकट करता हो इट्स कॉल्ड नरेशन नरेशन के नाम से जाना जाता है, यानी उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन को हम बैक बाइटिंग भी कहते हैं। बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगली करना। चुगली करने का मतलब यह होता है कि राम ने मुझसे कुछ कहा, अब राम की बातों को मैं जब कहीं अन्य जगह पर जाके कहूँगा तो हम राम की बातों को उसी के शब्दों में नहीं कहते हैं, उसे अपने शब्दों में कहते हैं। तो इसे बैक बाइटिंग भी कहते हैं, चुगली करना, यानी यहाँ की बातें वहाँ करना। जो हम यहाँ की बातें वहाँ करते हैं तो हम उसी के शब्दों में नहीं कहते हैं, उसके शब्दों को अपने शब्दों में कहते हैं, तो वह नरेशन होता है। अब जानते हैं नरेशन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। नरेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होता है, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन को हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन को हम जो है हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। आइए जानते हैं डायरेक्ट नरेशन की हिंदी डेफिनेशन क्या होती है। डायरेक्ट नरेशन की हिंदी डेफिनेशन होती है वक्ता के कहे हुए शब्दों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह देना, वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन को हम हिंदी डेफिनेशन इसका यह होता है वक्ता के कहे हुए शब्दों को उसी के शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में कहना, वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। फिर से सुन लीजिए एक बार। डायरेक्ट नरेशन वक्ता के कहे हुए शब्दों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वक्ता के कहे हुए शब्दों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न कहकर उसके शब्दों को परिवर्तित कर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज एक सेंटेंस लेते हैं, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। यह हमारा है डायरेक्ट नरेशन। अगर आप इजीली डायरेक्ट नरेशन को डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में, जब किसी सेंटेंस में अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है इसका मतलब यह होता है कि वह सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन है। आइए इनडायरेक्ट नरेशन देखते हैं। इसी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू हमारा टोल्ड हो जाता है। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, अभी आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि नरेशन कैसे बनता है। ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। राम टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हम रिप्लेस कर देते हैं दैट से। आई को हम चेंज करते हैं, चूंकि अगर हम आई को चेंज नहीं करेंगे तो वह फिर उसी के शब्दों में हो जाएगा, फिर मेरे शब्दों में नहीं होगा। तो यह अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, चेंज करेंगे राम के अकॉर्डिंग तो यह हो जाता है ही। टेंस भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो वाज हो जाएगा प्लेइंग हो जाएगा, ही वाज प्लेइंग। ठीक है बच्चों, फिर से जान लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन वक्ता के कहे हुए शब्दों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहना, वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर परिवर्तित कर अपने शब्दों में कहना, वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आइए उसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल यह है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब उसी का इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो गया, राम ने मुझसे कहा कि वह खेल रहा था। देखिए बच्चों, पहले वाले सेंटेंस में सेंस आ रहा था कि मैं खेल रहा हूँ, दूसरे वाले सेंटेंस में सेंस आ रहा है वह खेल रहा था। यानी यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वह उसी के शब्दों में है, और यहाँ पर जब मैंने इसे इनडायरेक्ट में नरेशन में चेंज किया तो उसे मैंने अपने शब्दों में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो यह क्या होगा, यह होगा डायरेक्ट नरेशन और यह क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के भी पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के क्या पार्ट होते हैं, आइए हम लोग ये जानते हैं। आप सभी लोग इसे नोट करते जाइएगा,
कोई भी समस्या होगी आप हमें जो है कि क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आप सभी लोग अगर जो है विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब अगला वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा तो आपके पास मैसेज चला जाएगा कि नरेशन का अगला पार्ट आपके यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। चलिए जानते हैं इसके पार्ट को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, यह जान लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच नरेशन का वह पार्ट होता है जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जिसे हम सूचित करने वाला कथन कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच नरेशन का वह पार्ट होता है जो कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो फिर से बच्चों जान लीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स होता है सूचित करने वाला कथन, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स होता है सूचित किया गया कथन। तो रिपोर्टिंग स्पीच नरेशन का वह पार्ट होता है जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। रिपोर्टेड स्पीच नरेशन का वह पार्ट होता है जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मोहित सेज टू रोहित कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज रेडी। वह पढ़ रहा है, डबल कॉमा बंद। चलिए जानते हैं। देखिए ये डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के क्या है, बाहर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। और यह डबल कॉमा के अंदर है, इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता हो गया होगा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में डिफरेंस क्या है। तो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा और कॉमा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है। तो आइए अब हम लोग यह जानते हैं कि नरेशन में हम कितने प्रकार के वाक्य बनाते हैं। तो आइए जानते हैं नरेशन में हम कितने प्रकार के वाक्य बनाते हैं। नरेशन में हम लोग 5 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। और 5 प्रकार के वाक्य क्या क्या हैं, चलिए जानते हैं। पहला असर्टिव, यानी नरेशन में हम लोग सर्वप्रथम असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। दूसरा इंट्रोगेटिव, यानी नरेशन में हम लोग सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तीसरा इम्परेटिव, यानी हम थर्ड पॉइंट पर इम्परेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और चौथा ऑब्जेक्टिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। बच्चों आप सभी को इन वाक्यों के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ इन वाक्यों को कैसे इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस को अगर कहा जाए तो असर्टिव सेंटेंस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, एक सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी में अगर कोई वाक्य लेट या वर्ब से स्टार्ट हो तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो आप यह कह सकते हैं कि वह वाक्य जिनसे अनुमति लेने व अनुमति देने का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप प्रायः पाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सदैव हिडन होता है। उस हिडन सब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं, यू मानते हैं। क्या मानते हैं, यू।
आइए जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है इच्छा सूचक वाक्य, जिनमें हम अपने इच्छा अनुसार किसी को श्राप देते हों, किसी को जो है कि बधाई देते हों, किसी को सुबह सुबह अगर हम जो है जैसे हिंदी में हम लोग नमस्ते प्रणाम करते हैं तो अंग्रेजी में हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ऐसे बोलते हैं। किसी से विदाई लेते हैं, किसी को जो है कि आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है विस्मयादिबोधक। इसकी हिंदी डेफिनेशन होती है वह वाक्य जिनसे सुख दुख आश्चर्य का बोध होता है। वह वाक्य जिनसे सुख दुख आश्चर्य का बोध होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो सच सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सडन इमोशंस, यानी अचानक अगर वक्ता के मुख से कोई भाव प्रकट होता हो और वह भाव सुख दुख आश्चर्य से संबंध रखता हो तो वह एक्सक्लेमेटरी होता है। लेकिन उस वाक्य में यह मार्क जरूर होना चाहिए जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो बच्चों आप सभी को यह पांचों सेंटेंस तो समझ में आ ही गया हो गया। आइए हम नरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल जानते हैं जो सभी सेंटेंस में अप्लाई होते हैं। वो इंपॉर्टेंट रूल क्या क्या है यह जान लेते हैं। टेंस हम चेंज करेंगे। सेकंड, पर्सन भी चेंज होता है। थर्ड, अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है या हिस्टोरिकल ट्रूथ है या आइडियम्स है या हैबिट की बात की जा रही है तो ऐसे सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों फिर से जान लेते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल। टेंस हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो कुछ कंडीशन को छोड़कर हम टेंस सदैव चेंज करते हैं। सेकंड, पर्सन हम पर्सन इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि सेंटेंस को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसे अपने शब्दों में कहते हैं, तो पर्सन चेंज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सन अगर नहीं चेंज होगा तो वह सेंटेंस फिर इनडायरेक्ट नरेशन नहीं रहेगा। तो यह बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है नरेशन में। थर्ड में आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ यानी संसारिक सत्य है, हिस्टोरिकल ट्रूथ ऐतिहासिक सत्य है, आइडियम्स मुहावरा है और किसी आदत की बात हो रही है तो वह सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उस सेंटेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। बच्चों आइए जानते हैं सर्वप्रथम टेंस। हम टेंस कैसे चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। प्रेजेंट सीधे पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट सीधे पास्ट में जाने का अर्थ यह है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट। शॉर्टकट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पास्ट इंडेफिनिट इसे जब हम चेंज करते हैं तो यह चेंज होता है पास्ट परफेक्ट। सेकंड आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। हम जब इसे चेंज करते हैं तो यह चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। यह पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, इसके टेंस को हम परिवर्तित नहीं करते हैं। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता है, यह भी उसी टेंस में रहता है, इसके टेंस को भी परिवर्तित नहीं करते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो आप लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस में सारे टेंस में विल और शैल का यूज होता है। विल और शैल के साथ बस कुल अंतर यही होता है कि हर टेंस में कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल भी शैल भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है। तो अब जानते हैं कि हम फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, विल और शैल के साथ जो जुड़ा रहता है उसको जोड़ कर रखिएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको जो केवल चेंज करना है वो विल और शैल चेंज करना है। तो विल और शैल किस में चेंज होता है ये जानते हैं। तो विल को हम चेंज कर देते हैं वुड में
और शैल को चेंज कर देते हैं शुड में। ठीक है, विल को किस में चेंज कर देते हैं, वुड में, शैल को चेंज कर देते हैं शुड में। आप यह भी जानते रहिएगा कि कुछ ग्रामर्स के बुक में आप पाएंगे कि विल और शैल दोनों को वुड में चेंज किया जाता है। यह सही भी होता है, क्योंकि जब हम अगर विल और शैल को जब हम वुड में चेंज करेंगे तो वह वुड फ्यूचर को ही प्रेफर करता है, लेकिन अगर हम शैल को शुड में चेंज करेंगे तो आप यह पाएंगे कि शुड का यूज हम चाहिए के अर्थ में करते हैं, तब यह सेंस परिवर्तित करने लगता है। इसलिए हम शैल को शुड में न चेंज करके वुड में ही चेंज करते हैं। तो इसमें कुछ अपवाद है, लेकिन अगर आप विल को वुड और शैल को शुड में चेंज करते हैं दैट विल बी ऑल्सो राइट। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम जानते हैं पर्सन। प से पर्सन, प से परेशानी। इसी भी अत्यंत परेशानी होती है बच्चों को समझने में, तो बच्चों इसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। हम थर्ड वाले पार्ट को भी मिटा दे रहे हैं, इसे लास्ट में समझ लेंगे। तो आइए जानते हैं पर्सन क्या होता है। पर्सन, प से पर्सन, प से परेशानी। पर्सन को हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में। एक फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जानते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं या हम, अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, या मैं कह सकता हूं हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ कौन रहा है, आप पढ़ रहे हैं। और आपके अलावा अगर आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आपके आसपास कोई अगर दरवाजे पे खड़ा है तो वह थर्ड पर्सन होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं या हम पढ़ा रहे हैं, तो आई और वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आप हैं, तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होगा, ही, सी, इट, दे और नेम। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, थर्ड पर्सन। यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे थर्ड पर्सन। यह किस रूप में है, यह सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। और नेम में अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। अब आज जानते हैं पजेसिव। पजेसिव जो हम अपने के लिए यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव यूज करते हैं। तो आई अगर सब्जेक्ट है तो आई का पजेसिव क्या होगा, माई। वी अगर सब्जेक्ट है तो वी का पजेसिव क्या होगा, अवर। यू अगर सब्जेक्ट है तो यू का पजेसिव क्या होगा, योर। अगर ही अगर सब्जेक्ट है तो ही का पजेसिव हिज। सी का पजेसिव हर। इट का पजेसिव इट्स और दे का पजेसिव दियर होता है। कुछ ऐसे पजेसिव होते हैं जिनके डबल पजेसिव होते हैं। जैसे अगर हम माई का पजेसिव बात करें तो इसका माइन भी होता है, इसका अवर्स भी होता है, इसका योर्स भी होता है और इसका दियर्स भी होता है। तो यह कुछ ऐसे पजेसिव हैं जिनको डबल करके हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनके यूज़ में अंतर है, डिफरेंस है। हम कहाँ पे यूज़ करते हैं माई का, कहाँ पे यूज़ करते हैं माइन का। जैसे अगर हम कहें कि यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, तो क्या करेंगे, दिस इज माई पेन। यानी पजेसिव जब कभी भी यूज़ होता है, माई का, अवर का, योर का, दियर का, हम इनका तब भी यूज करते हैं जब इनके पश्चात कोई नाउन दिया रहता है। अगर नाउन नहीं है तो हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। आप सदैव यही पाएंगे कि पजेसिव के पश्चात नाउन अवश्य दिया रहेगा। अगर पजेसिव के पश्चात नाउन नहीं दिया है, सेंटेंस ऐसे है, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, तो हम क्या यूज करेंगे, दिस पेन इज माइन। अब हमने यहाँ पे माई का यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेरी के पश्चात कोई नाउन नहीं दिया हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम नीज वाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसे हम स्वयं या खुद के लिए यूज करते हैं। यह भी सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, माई सेल्फ। वी के साथ आवर सेल्फ्स और यू के साथ योर सेल्फ
ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हरसेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ और दे के साथ हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, देम सेल्फ स। ठीक है, तो यह था पर्सन। पर्सन हम कैसे चेंज करते हैं यह जान लेते हैं। तो आप लोग गणित में पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो अंग्रेजी में नरेशन में क्या होता है, सन अपान 1 2 3। ठीक है, 1 मतलब फर्स्ट, 2 मतलब सेकंड, 3 मतलब थर्ड। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। या रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच है, समझ लीजिएगा। इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। या क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा कॉमा के अंदर है, रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमा कॉमा के बाहर है। जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इन सब नियमों का पालन करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज। यानी यह जो थर्ड पर्सन है यह चेंज नहीं होता है, इसको हम जो करते हो क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। केवल चेंज क्या होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस, तो आइए जानते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का नियम क्या होता है यह जान लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस हम कैसे चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमें कहाँ देखना है, जो डबल एंड कॉमा के अंदर होगा उसे हमें देखना है कि वह सेंटेंस असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपेरेटिव है कि ऑब्जेक्टिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हम सर्वप्रथम रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे। हम रिपोर्टेड स्पीच इसलिए देखेंगे क्योंकि हर सेंटेंस के अलग अलग रूल होते हैं जिसे हमें फॉलो करना है। तो अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो हम असर्टिव सेंटेंस के रूल को फॉलो करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के रूल को फॉलो करेंगे, इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव के रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, असर्टिव। अब असर्टिव सेंटेंस का क्या रूल होता है यह देख लेते हैं। यदि सेंटेंस असर्टिव है तो यह डायरेक्ट है, यह क्या है, इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में से आता है, क्या आता है, से, तो इनडायरेक्ट में भी से ही रहेगा। अगर डायरेक्ट में सेज आता है तो इनडायरेक्ट में भी क्या रहेगा, सेज ही रहेगा। अगर डायरेक्ट में से टू आता है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, टेल। डायरेक्ट में यदि सेज टू आता अगर डायरेक्ट में सेज टू आता है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, टेल्स। डायरेक्ट में यदि सैड आता है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, सैड। अगर डायरेक्ट में सैड टू आता है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, टोल्ड। अब बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन यह है, चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस एक देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मोहित सेज टू रोहित, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही हैज नॉट प्लेड। प्लेड। एक और सेंटेंस लिखते हैं बच्चों, रोहन सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग विथ यू। चलिए इसको चेंज करते हैं। तो मोहित सेज टू को हम किस में चेंज करेंगे, टेल्स में, क्योंकि इधर का सेंटेंस क्या है, असर्टिव। ध्यान से देखिएगा, रोहित ऐसे ही रहेगा, कॉमा कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट यूज करेंगे। और दैट तब तक यूज होगा जब तक सेंटेंस क्या होगा, असर्टिव। और इस दैट को हम कंजक्शन कहेंगे। कंजक्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है। तो यह रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को दैट क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। हमने ऑलरेडी जाना है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं टेंस की। तो टेंस यहाँ पे नहीं चेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। टेंस केवल एक ही कंडीशन में चेंज होता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। नॉट ऐसे ही रहेगा, प्लेड ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते बच्चों, रोहन सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया क्योंकि सेंटेंस क्या है, असर्टिव।
तो टोल्ड हो गया, मी ऐसे ही रहेगा। कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट यूज़ करेंगे क्योंकि अभी सेंटेंस असर्टिव है। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे रोहन के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा ही। टेंस अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हुआ, वाज, नॉट ऐसे ही रहेगा, गोइंग भी ऐसे ही रहेगा, विथ भी ऐसे ही रहेगा। फिर आया पर्सन, यू सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और ये किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में है, तो जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में लेकर आएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, गाय रहे तो बैल मत लेकर आ जाइएगा। तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो मी ऑब्जेक्ट ही लेकर आएंगे क्योंकि यू भी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। तो बच्चों यह था नरेशन का फर्स्ट पार्ट। नरेशन में बहुत सारे कंडीशन है, हम सारे कंडीशन जानेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके और भी जानेंगे। तो नरेशन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे। अगर आप लोगों ने विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। आप इसे घर पर पढ़ते रहिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।